दोस्तों स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस में मार्केट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और हम लोग ये देखेंगे कि कितने मार्केट के स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। तो इन सब के जो फीचर्स होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक होता है मार्केट एनालिसिस वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई अपना यूजी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप पीजी का अपना कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स के अंडर में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं। और साथ ही में जब यूजीसी नेट मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं मार्केट का मतलब क्या होता है। देखिए, जनरली जब हम बात करते हैं मार्केट की तो मार्केट का सेंस हमारे उसमें जनरल सेंस में निकलता है फिजिकल प्लेस। मतलब हम बोलते हैं ना कि मार्केट जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन की वहां पर बात कर रहे होते कि आप उस लोकेशन पे जाएंगे और वहां पर आप सामान को खरीदेंगे। तो वो एक फिजिकल प्लेस होती है मार्केट, जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब किसी फिजिकल प्लेस से नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने भी बायर हैं और सेलर हैं वो साथ में मिल जाते हैं। अब वो जो मिलते हैं साथ में तो वो डायरेक्टली भी मिल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी मिल सकते हैं। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल करके सेल और बाय करते हैं किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट इन इकोनॉमिक्स। तो मार्केट का क्या मतलब निकल करके आया इकोनॉमिक्स में? जब भी बायर और सेलर एक साथ मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेल और बाय गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रिफर टू अ फिजिकल प्लेस। इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब अ मार्केट एज कमिंग टुगेदर ऑफ बायर्स एंड सेलर, दैट इज एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर कम इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू सेल और बाय गुड्स और सर्विसेज। तो ये होता है मार्केट का मतलब इन इकोनॉमिक्स। अगर एग्जाम्पल की यहां पर बात करें तो देखिए, द मार्केट फॉर मोबाइल विल कंस्टिट्यूट all the sellers and buyers of mobile phones in an economy. It does not necessarily refer to a geographic location. तो एक इकोनॉमी जो हमारी है, ठीक है, जो पूरी हमारी इंडिया है, उस पूरी इकोनॉमी के अंडर में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने भी बायर आपको मिलेंगे और जितने भी सेलर हैं, तो जब इनको आप ग्रुप कर देते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। ठीक है, मार्केट का मतलब होता है बायर और सेलर को जब आप ग्रुप कर देते हो, ठीक है, बायर और सेलर जब ग्रुपिंग हो जाती है एक तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, ना कि किसी फिजिकल या फिर ज्योग्राफिक लोकेशन को हम लोग बोलते हैं मार्केट। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि मार्केट की मीनिंग क्या होती है इकोनॉमिक्स के अंडर में। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं मार्केट के हम लोगों को, कौन कौन से फॉर्म्स देखने को मिलते हैं मार्केट के। तो दो फॉर्म्स आप शायद जानते होंगे इनके बारे में, काफी फेमस भी है ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब ये चीज याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम लोग ऐसा सिनोनिम यूज कर लेते हैं फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसको हम लोग कई बार बोल देते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो काफी बड़ा टर्म होता है एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक इसके अंडर में आता है इम्परफेक्ट के। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इम्परफेक्ट के अंडर में हम लोगों को मोनोपोलिस्टिक देखने को मिलता है, उसके बाद ओलिगोपोली देखने को मिलता है, डुओपोली और मोनोपोली। तो अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर जो होते हैं मार्केट के बेसिकली दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में अगर बात करें तो यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होगा, परफेक्ट नॉलेज होगी, सब कुछ परफेक्ट होता है। ठीक है, अभी फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो होमोजीनियस होता है, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं, कोई भी तरीके का डिफ्रेंसिएशन वहां पर प्रोडक्ट में नहीं हो सकता। और इम्परफेक्ट में जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। एक चीज का देखिए ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने बनाई हुई है ताकि इसी पे बेस्ड हम लोग आगे की स्टडी कर सके। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है ये हम लोगों को रियल वर्ल्ड में देखने को मिलता है और इसके अंडर में हम लोग पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बाद ओलिगोपोली, डुओपोली और मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक की बात करें, जैसे यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट नंबर था, मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर तो है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। अगर आप काउंट करने जाएंगे तो वहां पर आप काउंट कर सकते हैं। ये है हालांकि कि वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर आपको देखने को मिलेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में जैसे यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में आप एक टर्म का याद रखिए, मेनी। ठीक है, मेनी का मतलब मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। ओलिगोपोली में क्या हो जाता है, ओलिगोपोली में फ्यू,
फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। उसके बाद डुओपोली में जब पाएंगे तो यहाँ पर डुओ का मतलब देखिए, डुओ का मतलब दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो सेलर, और मोनोपोली में वन सेलर। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इम्परफेक्ट के अंडर में मोनोपोलिस्टिक को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे देखिए कहा था स्टार्टिंग में कि मोनोपोलिस्टिक और इम्परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा अलग अलग होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन काफी बड़ा टर्म हो जाता है और मोनोपोलिस्टिक इसी के अंडर में आता है। तो इम्परफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं मोनोपोली, जहां पर मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स होते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पर देखिए बायर्स तो आपके हर केस में मेनी रहेंगे, यहाँ पर जो बायर्स होंगे वो यहाँ पर भी मेनी होंगे, यहाँ पर भी मेनी बायर्स होंगे और यहाँ पर भी मेनी बायर्स आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर मोनोपोलिस्टिक में आपको दिखने को मिलेंगे बहुत सारे, ओलिगोपोली में कुछ ही सेलर्स होते हैं, 5, 6, 7, 10 इस तरीके से। डुओपोली में आपको सिर्फ 2 सेलर देखने को मिलेंगे और उसमें मोनोपोली में 1 सेलर देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मोनोपोली है, ठीक है, ये जो मोनोपोली है ये इम्परफेक्ट मोनोपोली कहलाती है। यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आता है, हालांकि इसको देखने को आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मली बुक्स में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक और आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, वो होता है प्योर या फिर परफेक्ट मोनोपोली का। अब ये प्योर या परफेक्ट मोनोपोली क्या होती है, देखिए यहां पर जो मोनोपोली की हमने बात करी ये थी इम्परफेक्ट मोनोपोली, ठीक है। इम्परफेक्ट का मतलब है कि आपको यहां पर एक सेलर तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, ये जो सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। हालांकि वो जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एकदम होमोजीनियस नहीं मिलेगा आपको, एकदम आइडेंटिकल टाइप का, लेकिन फिर भी इसके सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये होती है इम्परफेक्ट मोनोपोली या कंपटीशन। क्योंकि हमको देखिए इम्परफेक्ट में जो मैंने आपको कहा कि जो 4 स्ट्रक्चर हैं, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे ओलिगोपोली हो, डुओपोली हो, मोनोपोली हो, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलते हैं रियल वर्ल्ड में। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है मोनोपोली का, इम्परफेक्ट मोनोपोली, ये आपको देखने को मिलेगी रियल वर्ल्ड में। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है प्योर या परफेक्ट मोनोपोली का, ये रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन जो हम लोगों ने पढ़ा, ये परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों को रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता है, उसी तरीके से प्योर या परफेक्ट मोनोपोली भी हम लोगों को रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती है। डिफरेंस क्या हो जाता है इम्परफेक्ट मोनोपोली और परफेक्ट मोनोपोली में, जैसे यहाँ पर एक सेलर था जो प्रोडक्ट बेच रहा था, वो उस प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में कुछ ना कुछ थे, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे लेकिन फिर भी उसके सब्स्टिट्यूट थे। लेकिन यहाँ पर मोनोपोली में क्या हो जाता है, परफेक्ट मोनोपोली में यहाँ पर एक सेलर तो बेच रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उस प्रोडक्ट के कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में है ही नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में उसका नहीं है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि देखिए मोनोपोली में जैसे रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का मोनोपोली है इसमें, रेलवे में कोई और आपका रेलवे वहां पर ना मैन्युफैक्चर कर सकता है ना रेलवे को रन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो प्योर परफेक्ट मोनोपोली तो हमको मिल रही देखने को। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मोनोपोली में जो प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो रेलवे से आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक लोकेशन है, इस लोकेशन से आपको इस लोकेशन पे जाना है, तो अब वो आप रेलवे से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, साथ में आप कार से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, उसके बाद बाइक से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करके अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे जो है वो जो ट्रेन है वही आपकी नीड को पूरा कर रहा है, बाकी भी उसके सब्स्टिट्यूट आपके पास में है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रेन की जगह आपको एकदम एग्जैक्ट दूसरी ट्रेन मिल जाए जो कि दूसरा कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा हो, तो ट्रेन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसी के सब्स्टिट्यूट आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि जो इम्परफेक्ट मोनोपोली होती है यहाँ पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूट देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हालांकि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, लेकिन जो प्योर और परफेक्ट मोनोपोली होती है इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और ऐसा रियल वर्ल्ड में होता ही नहीं है कि कोई एक इंसान ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो जिसके सब्स्टिट्यूट हो ही ना मार्केट में। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट को पेटेंट भी करा लेते हो तो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वहां पर लोग बना लेते हैं, कुछ दूसरे फीचर्स के साथ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करके उसको बना लेंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है प्योर परफेक्ट मोनोपोली वाली, ये रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती। साथ में परफेक्ट कंपटीशन भी रियल वर्ल्ड में देखने को हम लोगों को नहीं मिलता है। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना इसमें पड़ेगा, देखिए जब हम लोग स्ट्रक्चर पे अभी हम लोग फीचर्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसके फीचर्स देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक के देखेंगे, ओलिगोपोली के देखेंगे और मोनोपोली के देखेंगे। डुओपोली में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ओलिगोपोली और डुओपोली दोनों एकदम सिमिलर ही होते हैं। यहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर आपके पास 2 सेलर होते हैं, यहाँ पर 2 सेलर होते हैं, यहाँ पर 2 से ज़्यादा सेलर हो जाते हैं, यहाँ पर आपका पास 1 सेलर रहता है।
तो फीचर्स इनके सिमिलर ही हैं, तो हम लोग बस इनकी बात करेंगे। और उसका जब हम प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग एक एक करके परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिर मोनोपोलिस्टिक, उसके बाद ऑलिगोपोली में हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग मोनोपोली। तो इन तीन का हम लोग, जैसे ये परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, इन तीन का हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन भी देखेंगे। और साथ में हम लोग आगे के वीडियोज़ में ऑलिगोपोली के टाइप्स, प्राइस लीडरशिप और किंग डिमांड कर्व जो आप पढ़ते हैं वो भी हम लोग वहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग एक एक करके सबके फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स की। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो जो परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर मिलेंगे वो इनफाइनाइट होंगे। उसके साथ सेकंड पॉइंट में हमको ये बोला है अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर ये दो टर्म होते हैं। प्राइस मेकर का मतलब होता है फर्म जो है, अब देखिए फर्म और इंडस्ट्री में भी डिफरेंस समझ लीजिए आप यहाँ पे, इंडस्ट्री और फर्म। तो फर्म का मतलब होता है एक इंडिविजुअल फर्म की यहाँ पर बात हो रही है। इंडस्ट्री का मतलब होता है जो ये फर्म, जैसे मान लीजिए अगर एक टाइप का, ये एक कोई टाइप है, या एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं इसको गारमेंट, ठीक है। गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, किसी से जैकेट बना रही, पैंट बना रही, तो सारी गारमेंट ये मैन्युफैक्चर कर रही। तो ये जो फर्म प्रोड्यूस करी, इसी की तरीके की जो सिमिलर फर्म है जो गारमेंट में प्रोडक्शन करी, तो इन सारी फर्म्स को जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं उनको जब हम ग्रुप कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जो छोटी छोटी फर्म्स हैं, ठीक है, जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, उनको जब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है इसमें जो फर्म्स होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब है कि यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड हो रहा है वो प्राइस डिसाइड कर रही है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री डिसाइड करके फर्म्स को ट्रांसफर कर दे रही है, और फर्म क्या कर रही है, उस प्राइस को ले रही है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फर्म इज अ प्राइस टेकर, और प्राइस मेकर यहाँ पे कौन हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। प्राइस मेकर यहाँ पर इंडस्ट्री हो जाती है। अब इंडस्ट्री यहाँ पर प्राइस कैसे बनाएगी, जो इंडस्ट्री प्राइस बना रही है वो कैसे बनाएगी, देखिए हमको ये पता है कि जो प्राइस डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। तो ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई हो गया, इंडस्ट्री का कर्व है, ठीक है, ये इंडस्ट्री के कर्व है। तो इंडस्ट्री में जो टोटल डिमांड आ रही थी वो ये हो गई, और इंडस्ट्री में जो टोटल सप्लाई आ रही थी वो ये हो गई। इनके इंटरसेक्शन पे एक प्राइस हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर ये प्राइस हो गया हमारा। अब इंडस्ट्री ने कहा कि ये जो प्राइस है ओपी, ये जो प्राइस है इसी प्राइस पे सारी फर्म्स यहाँ पर इंडस्ट्री के अंडर में बेचेंगी गारमेंट को। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी फर्म है, ये अगर हम लोग फर्म का ड्रॉ करते हैं तो जितनी भी फर्म है वो इसी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी, कोई भी प्राइस यहाँ पर चेंज नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, तो प्राइस टेकर। दूसरी चीज़ यहाँ पर डिमांड कर्व की अगर आप बात करते हैं इंडिविजुअल फर्म के, तो वो आपको कैसा मिलता है, वो मिलता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जो यहाँ पर डिमांड कर्व हमको मिलेगा वो मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये दर्शाता है किसको, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी को, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व आपको यहाँ पर मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाता है डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात कर रहा है, बोल रहा है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पर कोई भी फर्म जब चाहे वो मार्केट में एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म जब चाहे वो मार्केट को छोड़ करके जा सकती है। तो कोई भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है मार्केट में, जब जो चाहे वो आ सकता है, जब जो चाहे वो जा सकता है मार्केट से। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए एक प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये आइडेंटिकल है, एक तरीके से आप कह सकते हो जुड़वा। हर एक प्रोडक्ट में सेम फीचर है, सब कुछ एकदम आइडेंटिकल। आप इसको देख करके ये नहीं बता सकते हो कि इसमें ये चीज़ अलग है, उसमें वो चीज़ अलग है, किसी भी तरीके का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो ये होते हैं हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स। तो एक इंडस्ट्री से, मान लीजिए एक इंडस्ट्री ए है, दूसरी इंडस्ट्री बी है, तो इंडस्ट्री ए से जब चाहे कोई भी लेबर या फैक्टर इंडस्ट्री बी में जा सकता है, और इंडस्ट्री बी से जब जो चाहे वो इंडस्ट्री ए में आ सकता है। तो परफेक्ट मोबिलिटी है, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लेबर या फैक्टर्स के ऊपर नहीं लगाया जाता है। उसके बाद ये बोला परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। तो जितने भी बायर और जितने भी सेलर हैं उन लोगों को मार्केट कंडीशन के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। मतलब बायर्स को ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ पे मिल रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसका प्राइस है,
उसी तरीके से जो सेलर है उसको ये पता है कि बायर क्या चाहते हैं, मतलब क्या बायर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कितने प्राइस पे वो बायर चाह रहे हैं, क्या क्वांटिटी वो चाह रहे हैं, तो ये सब नॉलेज उन लोगों को है। उसके बाद लास्ट में बोल रहा है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको पता है कि एक सामान को दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कॉस्ट हमको आती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो यहाँ पर वो भी एब्सेंट है। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट आप किस लिए करते हो, अपने प्रोडक्ट को बायर के सामने प्रेजेंट करने के लिए तो करते हैं, कि मतलब हम लोग ये बताते हैं, जो सेलर होता है वो बायर को ये बताता है कि जो उसका प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्राइस है, तो ये सब चीज़ें बताने के लिए ही तो एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है वो, ठीक है। साथ में इंड्यूस करने के लिए कर रहा होता है कि वो खरीदे उसके प्रोडक्ट को। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशन की सारे बायर्स को। तो जब सारे बायर्स को ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या वो कितने प्राइस में मिल रहा है, तो अब एडवर्टीज करके आप उसको एडवर्टाइज करके करेंगे ही क्या, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि यहाँ पर देखिए अगर आप तो सारे फीचर्स को मैं लिंक करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। तो देखें सेलिंग कॉस्ट इसलिए भी जीरो है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मैंने मतलब आपको भी बताया कि वो आइडेंटिकल है। तो जब आपका प्रोडक्ट और दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम है, कोई उसमें डिफरेंस है ही नहीं, तो आप किस बेसिस पे उसको कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे देते ना कि ये जो जैसे लाइफ बॉय है तो वो देगा 99.9% जम्स को मारता है, तो दूसरा कॉम्पिटिटर का भी उतना ही मार रहा है, तो फिर आप क्या किस बेस पे कंपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट जीरो हो जाती है। अब अगर आप ध्यान दें तो जैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है, उसके बाद प्राइस टेकर, डिमांड कर्व प्राइस यहाँ पर यानी कि इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। तो क्या ये फीचर्स वाला कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलती है रियल वर्ल्ड में? कोई ऐसी फर्म होगी जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ लगे ही ना, मतलब फैक्ट्री से निकाला सामान और डायरेक्ट उसका बिक गया, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी, सेलिंग कॉस्ट भी लगती है। प्रोडक्ट होमोजीनियस कहाँ होते हैं, अगर आप पार्ले जी और सनफीस्ट का एग्जांपल लें तो वो भी देते ग्लूकोज बिस्किट ही हैं, लेकिन उनमें भी डिफ्रेंसिएशन रहता है, ठीक है। उसके बाद डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये भी कैसी सिचुएशन हो जाती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो पहला पॉइंट लिखा है वो बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सप्लाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट। तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर था, यहाँ पर भी मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर आप काउंट उनको कर सकते हैं। इसीलिए ये सिचुएशन जो होती है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, तो ये प्रोडक्ट के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग है। मतलब डिफ्रेंशिएट आप इनको कर सकते हो इनके क्वालिटी के ऊपर या फिर इनके जो दिखने का तरीका है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया सनफीस्ट और पार्ले जी का, तो सनफीस्ट की पैकिंग अलग है, पार्ले जी की पैकिंग अलग है, आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि जो उनका वो होता है ग्लूकोज कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी उनको देख के आप बता सकते हैं कि ये सनफीस्ट है, ये पार्ले जी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रेवेन्यू कर्व एंड कॉस्ट कर्व। अब देखें जो अभी हम लोगों ने देखा परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, रेवेन्यू कर्व को आप डिमांड कर्व से समझ सकते हैं कि मतलब रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व एक ही चीज होती है। तो जो अभी हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा वहां पर कैसा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी थी। लेकिन जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं तो यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व कैसा हो जाता है, जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व हमारा होता है वही डिमांड कर्व हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हम लोगों को मिलेगा जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा होगा। तो ये चीज दिखाएगा हमको कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस को कम करेंगे तभी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा डिमांड कर्व या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। आप इसको रेवेन्यू कर्व बोलिए या फिर आप इसको डिमांड कर्व बोलिए, एक ही बात है। दूसरी चीज कॉस्ट कर्व। तो कॉस्ट आपको पता है कि कॉस्ट कर्व कैसी होती है, जैसे ये हम लोगों की एक जाती मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। उसके बाद यहां से हमारी निकलती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद ये होती है हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट बोली या फिर एवरेज कॉस्ट कर्व बोली इसको, तो ये होती है हमारी कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रेवेन्यू कर्व आपका कैसा हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये आपके हो गई कॉस्ट। उसके बाद
नेक्स्ट बोला ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वहां पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लोगों को देखने को मिला था, वैसे ही सेम यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। कोई भी फर्म जब चाहे मार्केट में आ सकती है, जब चाहे मार्केट को छोड़ करके जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है फर्म इज अ प्राइज मेकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे वहां पर इंडस्ट्री परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया, उसने जो प्राइस था वही उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया इंडस्ट्री और ये हो गया फर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, सबके अपने कॉस्ट कर्व होते हैं, सबके अपने रेवेन्यू कर्व होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कंपनी खुद से डिसाइड करती है। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखें तो हर एक कंपनी अपना प्राइस जो है वो खुद से डिसाइड करती है अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट को ध्यान में रख के, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के। लेकिन उसको ये भी देखना पड़ता है कि जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, जो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने में बिक रहे हैं। जैसे अगर पार्ले जी का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो पार्ले जी अगर 5 रुपए में मिल रहा है तो सनफीस्ट जब बनाएगा तो सनफीस्ट उसको 6-7 रुपए में नहीं बनाएगा, सनफीस्ट भी उसको 5 रुपए के लगभग ही बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये लोग अपने कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन प्राइस जो होता है वो ये लोग खुद से ही डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्राइस मेकर। इसके बाद बोला है एब्सेंस ऑफ फर्म्स इंटरडिपेंडेंस। तो फर्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है। ये है कि हाँ, अपने जब भी वो लोग कोई भी पॉलिसी अपनी फ्रेम कर रहे होंगे तो अपने कॉम्पिटिटर को जरूर देखेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है वहां पे किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर फर्म्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट होती, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी लग रही, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो जब आपका प्रोडक्ट दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग है तो आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने की कोशिश भी करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे एडवर्टीजमेंट का। तो वहां पर आपकी सेलिंग कॉस्ट लगेगी, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी इनकर होगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे बोल रहा है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। तो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर पार्ले जी जो आपको है, ठीक है, पार्ले जी अगर आपको 5 रुपए में मिल रहा है तो सनफीस्ट जब अपने प्रोडक्ट को बनाएगा तो वो 5 रुपए से ज्यादा पे नहीं बेचेगा, ना ही 5 रुपए से कम पे बेचेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लीजिए पार्ले जी 5 रुपए का बिक रहे हैं, सनफीस्ट वाले ने अपना प्राइस जो है वो अगर 4 रुपए रख लिया, तो शुरू में तो इसको कम वो अपने मिल जाएंगे, ठीक है, शुरू में इसको कस्टमर मिल जाएंगे क्योंकि 4 रुपए पे मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके पार्ले जी भी अपना प्राइस को कम कर लेगा, तो ये दोनों के 4-4 रुपए के हो जाएंगे। तो अब दोनों ही फिर 4 रुपए पे आ गए। तो इसने जब 4 रुपए पे बेचना शुरू किया था तो इसका मतलब अपने प्रॉफिट को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। तो जब पार्ले जी ने किया, इसको मतलब फॉलो करते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी आप अपने प्राइस को कम करेंगे तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी अपने प्राइस को कम कर लेगा। तो प्राइस कंपटीशन यहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राइस कंपटीशन में जब प्राइस कंपटीशन होता है तो दोनों को लॉस होगा, कॉम्पिटिटर को भी लॉस हो रहा है और आपको भी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं जल्दी कॉम्पिटिटर्स आपस में। तो ये हम लोगों ने देख लिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर, दूसरा था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नेचर ऑफ रेवेन्यू कर देख लिया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो गया, प्राइस मेकर हो गया, उसके बाद फर्म्स इंटरडिपेंडेंस नहीं होती यहाँ पे, उसके बाद सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर होगी, और लास्ट में नॉन प्राइस कंपटीशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोनोपोली की। तो मोनोपोली में सिंगल सेलर आपका होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो बायर हो, वो जो सेलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, इसके अंदर में छोटी छोटी सी खूब सारी फर्म है जो सिमिलर प्रोडक्ट को बना रही हैं। तो अब मोनोपोली में जब एक ही सेलर है, ठीक है, यहाँ पर ये छोटी छोटी फर्म्स ना होकर के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है। तो जब एक ही सेलर है, कोई और उसके अलावा सेलर है ही नहीं वहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट होता है वही फर्म है और वही इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता फर्म और इंडस्ट्री में, क्योंकि एक ही फर्म जब काम कर रही है तो वही फर्म ही इंडस्ट्री हो जाती है आपस अपने में। आपको कहाँ पे देखने को मिलता है मोनोपोली, तो देखिए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इन दोनों में भी देखने को मिल सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी देखने को मिल सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी देखने को मिल सकता है, और गवर्नमेंट कंपनीज में भी देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, रेलवे, ठीक है, रेलवे हो जाता है। पार्टनरशिप कंपनीज भी मिल जाती हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो भी मोनोपोली क्रिएट कर सकती हैं। प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है वो भी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कर सकती हैं, कंपनीज भी कर सकती हैं, ठीक है। तो मोनोपोली कोई भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोला है फुल कंट्रोल ऑन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जो सेलर है यहाँ पर उसके पास पूरा कंट्रोल है अपने प्रोडक्ट की सप्लाई, मतलब अगर वो चाहे तो सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, अगर वो चाहे तो सप्लाई को कम भी कर सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपनी सप्लाई के लिए। तो पूरा कंट्रोल उसके पास में होता है अपनी सप्लाई का। नेक्स्ट ये बोला है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट।
तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट का देखिए मतलब एक निकल करके आता है होमोजीनियस, आइडेंटिकल टाइप का। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मोनोपोली की हम लोग बात कर रहे हैं ये है इम्प्योर या इम्परफेक्ट मोनोपोली, ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इम्परफेक्ट मोनोपोली ये होती है। तो यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूट वहां पर अवेलेबल होंगे मार्केट में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलवे वाला, तो रेलवे के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है कि रेलवे की जगह पे आपने बुलेट ट्रेन ले लिया, दूसरा ले लिया, लेकिन वहां पर रेलवे के सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाते हैं, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, तो ये सारे आपके सब्स्टिट्यूट्स में आते हैं। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री, तो एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन लगी होती है। जैसे रेलवे में अगर आप एग्जांपल लेंगे तो रेलवे में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई और रेलवे को मैन्युफैक्चर, मतलब ट्रेन को मैन्युफैक्चर या रन नहीं कर सकता है, तो ये एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगी होती है एंट्री पे। इसके बाद प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, तो जब कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, मतलब जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब प्राइस कौन डिसाइड करेगा, जो मोनोपोलिस्ट है वही प्राइस को यहाँ पर डिसाइड करेगा, ना कि कोई और यहाँ पे बताएगा। तो प्राइस मेकर ही होता है, प्राइस टेकर यहाँ पर वो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है प्योर मोनोपोली इज नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि प्योर मोनोपोली जो होती है वो रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती है। जो इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट या इम्प्योर मोनोपोली है। और लास्ट में बोल रहा है कैन नॉट डिटरमाइन बोथ द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो जो प्राइस रख रहा है, मतलब अगर वो प्राइस डिसाइड कर रहा है, ठीक है, अगर उसने प्राइस फिक्स किया है कि अपने प्रोडक्ट का, तो क्वांटिटी मार्केट डिसाइड करेगी कि कितना खरीदना है। अगर उसने क्वांटिटी डिसाइड कर ली कि इतना सामान बेचना ही बेचना है, तो फिर प्राइस जो होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस मार्केट को खरीदना है। जैसे अगर आप डिमांड कर्व देखेंगे मोनोपोली में, तो मोनोपोली में भी आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो मोनोपोलिस्ट है वो कह रहा है कि हम इतने प्राइस पे सामान को बेचेंगे, तो उसने प्राइस को फिक्स कर दिया, तो प्राइस को जैसे ही उसने फिक्स किया तो क्वांटिटी मार्केट अब ये बताएगा। तो मतलब ये चीज़ डिसाइड कर रहा है मोनोपोलिस्ट ने, लेकिन ये चीज़ डिसाइड कौन कर रहा है, बायर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उनको कितना सामान खरीदना है इस प्राइस पे। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए क्वांटिटी डिसाइड करता है, ये कहता है कि हम इतनी क्वांटिटी को बेचेंगे, तो क्वांटिटी अगर इसने डिसाइड करी है तो यहाँ पर प्राइस जो होगा वो बायर्स डिसाइड करेंगे कि कितने प्राइस पे उन लोगों को सामान को खरीदना है। तो साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कह दे कि हम 100 यूनिट बेचेंगे 10 रुपए पे, तो वो साइमल्टेनियसली डिसाइड नहीं कर सकता कि मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों उसने डिसाइड कर ली, वो या तो प्राइस डिसाइड करेगा या फिर वो क्वांटिटी डिसाइड करेगा एक टाइम पे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए मोनोपोली के फीचर्स। इसके बाद लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं ओलिगोपोली के कुछ फीचर्स की। तो ओलिगोपोली में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि यहाँ पर क्या होता है, फ्यू फर्म्स होती हैं सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो मतलब जो फ्यू फर्म्स है, फ्यू का मतलब यहाँ पर 4 फर्म्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं, 5 फर्म्स, 6 फर्म्स, 7 फर्म्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो काफ़ी कम होती है, मतलब 10 से कम ही आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज़ हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो या तो होमोजीनियस हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस। अब देखिए जब जो वो हैं सेलर्स हैं वो कुछ ही हैं, मतलब यहाँ पर आपको सपोज 4 सेलर देखने को मिल रहे हैं, तो जो 4 सेलर हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे हर चीज़ को लेकर के। मतलब अगर इनको प्राइस डिसाइड करना है तो इनको दूसरे के प्राइस को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ सेलर्स कम है। तो अगर एक अपने प्राइस को कुछ सेट करना चाह रहा है, मान लीजिए ये लोग 10 रुपये पे बेचा है, ये भी 10 रुपये बेचा है, ये भी 10 रुपये पे बेचा है, तो अगर ये प्राइस जितना डिसाइड कर रहा है तो ये 9 रुपये या 11 रुपये नहीं रख सकता, इसको भी अपना प्राइस जो है वो 10 ही रुपये यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन चलता है। जो आपस में फर्म्स होती है प्राइस कंपटीशन नहीं करती, जैसे मोनोपोलिस्ट में हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, उसी तरीके से ओलिगोपोली में भी नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। तो जब भी अपना कोई भी तरीके की पॉलिसी अगर फ्रेम करे तो वहां पर इनको अपने कॉम्पिटिटर के रिएक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे बोला है इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। तो देखिए ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पर फ्यू फर्म्स होती हैं जो कि सेल कर रही होती है, तो इसीलिए जब प्राइस कोई भी फिक्स किया जाता है तो उस प्राइस पे डिमांड कर्व जो होते हैं वो मल्टीपल डिमांड कर्व हमको मिलता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे हो सकता है आपको डिमांड कर्व इस तरीके का मिले, दूसरे प्राइस अगर आप रखते हैं तो वहां पर, क्योंकि देखिए जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, शेड्यूल ही तो दिखाता है हमको। जो डिमांड कर्व होता है यहाँ पर वो शेड्यूल ही तो दिखाता है कि मतलब इस प्राइस पे आपका इतनी डिमांड जाएगी, इस प्राइस पे आपकी इतनी डिमांड आएगी, इस प्राइस पे आपकी इतनी डिमांड आएगी। लेकिन जब हम ओलिगोपोली में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप ये प्राइस रख रहे हो ज़्यादा प्राइस, तो हो सकता है आपका डिमांड कर्व ये जाए। कम प्राइस रखोगे तो हो सकता है आपका डिमांड कर्व इस तरीके से चला जाए। यहाँ पर प्राइस रखोगे तो आपका हो सकता है डिमांड कर्व इस तरीके से चला जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल डिमांड कर्व हमको मिलते हैं, तभी एक जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अभी मैं आगे के वीडियोस में भी पढ़ाऊंगा, एक मिलता है हम लोगों को किंग्ड डिमांड कर्व।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व हम लोगों को मिलता है। तो उस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व का नेचर होता है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ में। ये होता है ओलिगोपोली में डिमांड कर्व। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमसे बोला है एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। अब देखिए एलिमेंट ऑफ मोनोपोली का मतलब होगा कि जो फर्म्स हैं, 4 फर्म्स हैं जैसे, तो हर एक फर्म, मान लीजिए अगर ये वाली फर्म जो ऊपर वाली है ये काफ़ी बड़ी फर्म है। अब हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चारों फर्म है वो सेम साइज़ की हो या फिर डिफरेंट साइज की हो। तो डिफरेंट साइज में क्या होता है कि जो बड़ी फर्म होती है वो क्या करती है, एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट कर देती है। या अगर ये चार जो हैं ये चारों भी आपस में मिल करके मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एंट्री और एग्जिट पे। तो एक फर्म भी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है जो कि लार्जर फर्म होगी इन चारों में, और ये चारों मिल करके आपस में मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मोनोपोली हम लोगों को देखने को मिलता है ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन में। इसके बाद प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि जो ओलिगोपोली में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो 4 फर्म्स हैं, ठीक है, ये जो 4 फर्म्स हैं ये प्राइस अपना 10-10 रुपए पे बेच रही हैं। तो प्राइस रिजिडिटी में ये होगा कि कोई भी इनमें से कोई भी सिंगल फर्म ना तो अपने प्राइस को बढ़ाना चाहेगी ना अपने प्राइस को कम करना चाहेगी। क्योंकि अगर आप बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की या फिर मोनोपोली की या फिर ओलिगोपोली की, तो इन तीनों में ही नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है। मतलब कोई भी प्राइस पे कॉम्पीट यहाँ पर नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोनों को लॉस होगा, कॉम्पिटिटर को भी और आपको भी। तो प्राइस कॉम्पिटिशन तो हो नहीं रहा है। तो क्या होता है कि अगर सब लोग 10 रुपए का बेच रहे हैं तो जो ये वाला प्रोड्यूसर है ये भी 10 ही रुपए का बेचेगा, ना कि 9 रुपए का, ना ही ये 11 रुपए का। तो ना अपने प्राइस को कम करेगा क्योंकि कम करते ये लोग भी इसको फॉलो कर लेंगे, ना 11 रुपए करेगा क्योंकि बाकी लोग अगर 10 रुपए में दे रहे हैं और आप अगर 11 रुपए में दे रहे हो तो आप सीधी सी बात है कि अपने बायर्स को लूज कर दोगे। तो यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं होता है जल्दी, इसीलिए यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। तो जब आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, अब कंपटीशन तो होगा ना उनमें, प्राइस कंपटीशन नहीं है लेकिन फिर भी आपस में कंपीट तो करेंगे वो लोग। तो कंपीट कैसे करेंगे? अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखा करके दूसरे के प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी इनकर होती है। लास्ट में बोल रहा है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स। तो क्या होता है कि जो चारों फर्म्स होती हैं ये आपस में एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं, बैरियर लगा देती हैं। बैरियर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट पे भी हो सकता है, बैरियर्स आपके पेटेंट और कॉपीराइट पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर बैरियर्स लगते हैं एंट्री ऑफ फर्म्स पे। और ओलिगोपोली का अगर रियल है उस पर एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, तो इनमें आपको काफी कम फर्म्स देखने को मिलती है। ओलिगोपोली हम लोगों को रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिलता है। तो ये जितने भी फीचर्स थे सारे मार्केट के वो हम लोगों ने समझ लिए, साथ में हम लोगों ने मार्केट के कॉन्सेप्ट को भी देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एक एक करके बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक की, फिर उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन, फिर उसके बाद मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो इन सब में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।